तो चलिए देखते हैं भाग 5 जिसमें है संघ। ठीक है, भाग 5 को अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से 151 तक आता है। ठीक है, आर्टिकल 52 से 151 तक, और यह 5 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें सर्वप्रथम पहला अध्याय है कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आएगा, और इसका प्रावधान किस में है तो आर्टिकल 52 से लेके 78 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका आर्टिकल 52 में क्या है। तो आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, आर्टिकल 53 में एक चीज़ और उल्लेख है। आर्टिकल 53 के तहत ही राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्व प्रमुख होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अब आप राष्ट्रपति के निर्वाचन आ गया तो इसी टाइम ये भी जान लो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। तो संसद और राज्य विधान मंडल जो है, ठीक है, विधान मंडल, संसद के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। दूसरी बात हो जाएगा जो भारत में राज्यों के विधान मंडल हैं, विधान परिषद नहीं, जो विधान मंडल हैं और विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन, दिल्ली और पुदुचेरी, वहाँ के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होंगे। तो ये हो गया था आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगमणीय मत प्रणाली है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका हो जाएगा राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है। ठीक है, तो पदावधि राष्ट्रपति कितने दिन के लिए चुना जाता है, तो वो हो जाएगा आप पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए। ठीक है, यहीं पे आप ये भी देख लीजिए कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति पे और किस तरह राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, तो आर्टिकल 56 में ही महाभियोग की बात की गई है। और कब लगेगा, तो संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा आर्टिकल 56 के तहत। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है कि क्या राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, तो हाँ, राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी बात की गई है। तो यहीं पर देख लेते हैं योग्यता। तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, जन्म से नागरिक होना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जन्म से नागरिक हो, खाली भारत का नागरिक हो तो चलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु कितनी हो, तो 35 वर्ष हो, और किसी लाभ के पद पे ना हो। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, शर्तों की अगर बात करें तो कह रहा है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा यदि वह पद ग्रहण की तारीख से किसी भी सदन का सदस्य है तो वह पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, और क्या है शर्तें इसके, तो राष्ट्रपति के आवास का निःशुल्क उपयोग करेगा, और कोई अलाभकारी यानी कि ये इसके लाभ के पद पर, मतलब उस पद पे होते हुए इस पे कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था आपके राष्ट्रपति आर्टिकल 59 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति किसके विरुद्ध, किसके सामने शपथ लेगा, तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लेगा, या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। और शपथ क्या लेती है, तो सत्यनिष्ठा, संविधान या विधियों के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आप महाभियोग की बात जब होगी तो राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है, तो किसमें, तो आर्टिकल 56 में की गई है। कहाँ पे, राष्ट्रपति की पदावधि के साथ। किंतु महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी उसकी बात कहाँ की गई है, तो आर्टिकल 61 में की गई है। इसको आप ध्यान रखिए।
दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आर्टिकल 60 में की बात की गई है कि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है क्या? भारतीय संविधान में जितने भी संवैधानिक पदाधीन अधिकारी हैं उनके शपथ की बात किसमें की गई है? तो वो तीसरी अनुसूची जो है उसमें की गई है। जितने भी पदाधिकारी हैं संवैधानिक पदाधिकारी उनके शपथ की बात किसमें की गई है? तो तीसरी अनुसूची में की गई है। किंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके शपथ का प्रावधान अनुसूची में ना करके आर्टिकल में किया गया है। और अगर राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान देखें तो 60 में, उपराष्ट्रपति 69 में हो जाएगा और 159 के तहत राज्यपाल। इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि पूछा हुआ 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के पद में रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, ठीक है, और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जा रहा है तो कितने समय के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। और कह रहा है कि जो पद खाली हुआ है उसके लिए जो निर्वाचित व्यक्ति हुआ है, तो जो निर्वाचित चुना गया है वो कितने समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में रहेगा? तो वो अब अगला 5 वर्ष के लिए रहेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे अमेरिका में है कि अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जा रहा है तो जो निर्वाचन होगा और निर्वाचन के बाद जो व्यक्ति चुना जाएगा राष्ट्रपति के रूप में, तो उसको शेष काल के लिए केवल वो चुना जाएगा, ना कि 5 साल के लिए। किंतु भारत में क्या प्रावधान है? तो जो भी चुना जाएगा वो अगले 5 साल के लिए चुना जाएगा। इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति की बात की जाती है और किस में है? तो आर्टिकल 63 में की गई है। 64 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। तो आप जानते होंगे जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है यानी कि सभापति होता है, वही उपराष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। तो उसकी बात की गई है। 65 में बात की गई है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करना। इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद, ठीक है, आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये सब किसमें है? तो आर्टिकल 65 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 66। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा? तो संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। इसको आप ध्यान रखिए। इसमें कोई विधानमंडल या राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के कोई सदस्य शामिल नहीं होता, केवल संसद के और सभी निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो ये आपका इसमें था, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 67। उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है? तो इसके तहत कहा गया कि पद ग्रहण करने की तारीख से जो 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति की पदावधि हो। अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। उसे अगर पद से हटाया जाना है तो वो प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? तो केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो निर्वाचन कितना होना चाहिए? तो निर्वाचन होना चाहिए 6 माह के अंदर, ठीक है। और जो निर्वाचित व्यक्ति होगा उसकी पदावधि कितनी होगी? तो उसकी भी पदावधि कितनी होगी? तो उसकी भी पदावधि 5 वर्ष के लिए होगी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 69। और 69 में अभी आपको मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। अगला आपका देखते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेगा? तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 70। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है। तो राष्ट्रपति के कृत्य, इसमें बात की गई है कि संसद के पास ऐसी शक्ति है कि इस विषय में कानून बना दे। किंतु नॉर्मल स्थिति अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में खाली कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भी खाली है तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य करेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 71।
आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद है, ठीक है, तो वो कहाँ हल होगा, तो उसका हल होगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 72 में कहा गया है कि क्षमता आदि और कुछ अन्य मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति की बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 72 में। ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत कितने प्रकार की क्षमादान की शक्ति है, तो 5 प्रकार के समाधान की शक्ति है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला अगर देखा जाए तो क्षमा शब्द है, और क्षमा में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्णतया माफ कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका प्राविलंबन। प्राविलंबन में किया जाता है सजा के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका विराम। विराम में प्रकृति और मात्रा दोनों कम कर दी जाती है। और परिहार की जब बात आएगी तो दंड की मात्रा कम कर दी जाती है, जबकि प्रकृति वही रहती है। प्रकृति मतलब हो जाएगा कि 10 वर्ष की कठोर कारावास है तो उसे 2 वर्ष की कठोर कारावास में बदला जाएगा। ये ऐसा कब होगा, परिहार में होगा। अगला होता है आपका लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, दंड की प्रकृति बदल दी जाती है। ठीक है, मान के चलो 5 वर्ष की कठोर कारावास है तो उसे कितना कर दिया जाएगा, तो 5 वर्ष की नॉर्मल कारावास में बदल दिया जाएगा, ना कि कठोर कारावास। तो ये आपका था आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 73 में की गई है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 73 में। नेक्स्ट होगा आपका आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और जो मंत्रिपरिषद होगी उसका प्रधान कौन होगा, तो उसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री होगा। इसकी बात की गई है आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि मंत्री नियुक्ति जो संख्या होगी तो वो कितना होगा, तो उनकी पदावधि, पीएम की नियुक्ति जो होगा वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसा प्रावधान किसमें है, तो आर्टिकल 75 में है। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पे, तो पीएम की। और ये जो मंत्री हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ऐसा किसमें है, तो आर्टिकल 75 में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 76, भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। किसमें, आर्टिकल 76 में की गई है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। और यही क्या होता है, तो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है ये। ठीक है, और इसकी योग्यता क्या होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता होती है तो वो होगा। इसका कार्यकाल क्या होगा, तो कार्यकाल होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। ठीक है, दूसरी बात अगर महान्यायवादी के बारे में देखा जाए तो महान्यायवादी पूरे देश के सभी कोर्टों में सुनवाई का अधिकार रखता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। महान्यायवादी को बारे में एक अन्य तथ्य है जो आर में अभी पूछा गया था हाल ही में। उसमें कहा गया है कि जो संसद के यानी कि मंत्री होते हैं, तो मंत्री के जो विशेषाधिकार होते हैं, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार जो होते हैं वो महान्यायवादी को, ठीक है, मिलता है। तो ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन की बात की गई है। ठीक है, और किसके नाम से होगा, तो कहा गया है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन जो होगा आर्टिकल 77 के तहत वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है कि राष्ट्रपति को विधायी या प्रशासनिक कार्यों से प्रधानमंत्री अवगत कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा अगला हो जाएगा आपका अगला अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत कौन से आर्टिकल आएंगे, तो अभी आपने देखा अध्याय 1 में, ठीक है, कार्यपालिका देखा, और कार्यपालिका में कहा कौन सा आर्टिकल आता था, आर्टिकल 52 से 78 देखा। ठीक है, अब अध्याय 2 देखेंगे और इसमें संसद, और इसके तहत कौन से आर्टिकल आएंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका 79 से 122 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम आर्टिकल 79 में क्या है। तो आर्टिकल 79 में बात की गई है संसद के गठन की बात जो की गई है वो किस में की गई है, तो आर्टिकल 79 में की गई है। आर्टिकल 80 हो जाएगा, तो 80 में कहा गया है राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। आपका 82 में है तो कहा गया है प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक पुनः संयोजन होगा। ठीक है, पुनः समायोजन होगा।
ये आर्टिकल 82 के तहत क्या बात की गई है, आर्टिकल 82 में बात की गई है प्रत्येक गणना के पश्चात क्या होगा, प्रसीमन आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप आर्टिकल 81 और 80 को अगर दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ मैं आपको। तो आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन की गई है, और संसद में कौन कौन शामिल होंगे, तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा में से मिलकर क्या बोलेगी, तो संसद बनेगी। आर्टिकल 80 में बात की गई है राज्यसभा की संरचना, तो राज्यसभा के में क्या होंगे, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम 250 सदस्य होंगे। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 245 है, 233 राज्यों से हैं और 12 मनोनीत किए गए हैं। तो ये राज्यसभा की संरचना हो गई। अगर लोकसभा की संरचना देखा जाए तो लोकसभा में, ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 545 है। ठीक है, और 545 में से 543 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं, इसका प्रावधान किया गया। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना में ही आर्टिकल 331 के अधीन रहते हुए, ठीक है, राज्यों के अधीन रहते हुए क्या बात की गई है कि राज्यों से 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाएंगे लोकसभा में। तो ये प्रावधान किया गया। आर्टिकल 82 आपने देखा कि ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद प्रसीमन आयोग के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 83, संसद के दोनों सदनों की अवधि की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें कहा गया किसी कार्यकाल का जिक्र नहीं किया गया है, किंतु अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, और उसके जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये हो जाएगा आपका राज्यसभा के बारे में। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 84, और संसद के सदस्य के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उसकी बात की गई है। संसद के सदस्यता के लिए योग्यता की बात की गई है। ठीक है, तो अगर राज्यसभा की बात करें तो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 30 वर्ष आयु हो, भारत के कहीं भी अधिवास हो यानी कि निवासी हो, ठीक है, और लाभ के पद पर ना हो। किंतु अगर लोकसभा सदस्य की बात करें तो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 25 वर्ष आयु हो, ठीक है, और भारत के किसी भी क्षेत्र में मतदाता में पंजीयन हो, तो ये आपका लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो गया आर्टिकल 85, और इसमें संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। ठीक है, तो सत्र बुलाना यानी कि सत्र बुलाना, और सत्रावसान यानी कि सत्र को समाप्त करना, ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किंतु लोकसभा का जो विघटन होगा ये किसके द्वारा होगा, तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा होगा। आप देखे होंगे लोकसभा के स्थगन, स्थगन जब होगा तो वो किसके द्वारा होगा, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होगा। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और विघटन करना किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा होगा। और किसकी सलाह पे, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 86। 86 में कहा गया है सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश देने राष्ट्रपति के अधिकार। तो इसमें कहा गया है एक या दोनों सदनों में राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है, सामान्य अभिभाषण की बात की गई। ठीक है, किंतु विशेष अभिभाषण की बात की गई है आपका आर्टिकल 87 में, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण से आशय ये है कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के टाइम पे भाषण देना। ठीक है, और कभी भी लोकसभा के पहले आम जो चुनाव की पहली बैठक होगी तो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, तो उसको विशेष अभिभाषण के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। ठीक है, इसके कहा गया है कि दोनों सदनों में महान्यायवादी या मंत्री, ठीक है, दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, इनको विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। और जिस मंत्री जिस सदन का सदस्य होगा वोट वही देगा, महान्यायवादी कोई वोट नहीं देगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। मंत्री दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन जिस सदन का सदस्य होगा वोटिंग सिर्फ वही कर सकता है। महान्यायवादी भी दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता। तो आर्टिकल किस में प्रावधान है इसका, तो आर्टिकल 88 में प्रावधान है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा संसद के अधिकारियों की बात होगी। ठीक है, तो जिसके तहत आर्टिकल 89 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की बात की गई है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है तो उसे वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा उपसभापति के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है, इसके राज्यसभा के उपसभापति के। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा
आर्टिकल 91 में कहा गया है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात की गई है। अर्थात यदि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, तब सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। उसकी बात की गई है किसमें? तो आर्टिकल 91 में की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 92 में कहा गया है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन होगा, ठीक है, तब वह पीठासीन यानी कि पीठासीन नहीं होगा, तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। इसका प्रावधान किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 92 में की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है, और 94 में बात की गई है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदरिक्त या पदत्याग अथवा पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, 94 में की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 95 में कहा गया है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 95 के तहत अगर अध्यक्ष का पद, ठीक है, रिक्त है तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उपाध्यक्ष करेगा। और उपाध्यक्ष का पद भी अगर रिक्त है तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 96 में कहा गया है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्षता उसकी कौन नहीं करेगा? तो उस सदन की अध्यक्षता अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं करेगा। अर्थात यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ही हटाना है तो अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। तो ये प्रावधान था 96 में। 97 देख लेते हैं। तो 97 में क्या प्रावधान है? 97 में बात की गई है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि राज्यसभा के सभापति उपसभापति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात की गई है किसमें? आर्टिकल 97 में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 98 संसद के सचिवालय कार्य संचालन की बात की गई है, ठीक है। अर्थात राज्यसभा और लोकसभा का अलग अलग सचिवालय होगा। इसकी व्याख्या किसमें की गई है? तो आर्टिकल 98 में की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। कह रहा राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्राधिकृत, ठीक है, के समक्ष किसी व्यक्ति के समक्ष कौन सी सूची के तहत? तो अनुसूची 3 के तहत ये शपथ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 100 और इसमें बात की गई है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात की गई है। आर्टिकल 100 में कहा गया है कि सामान्यतः साधारण बहुमत से सदन का अध्यक्ष मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देगा और गणपूर्ति की जो बात होगी तो वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होगा। तो दोनों की बात ये की गई है आर्टिकल 100 में। नेक्स्ट आपका वो देखते हैं आर्टिकल 101 में देखते हैं तो स्थानों के रिक्त होने की बात की गई है। इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों या दो जगह से निर्वाचित हो जाए तो उसे किसी एक जगह की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आर्टिकल 102 देखें तो सदस्यता के लिए निहरताओं की बात की गई है, ठीक है। तो 60 दिन अगर बिना बताए, ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? 60 दिन अगर बिना बताए बिना सूचित किए वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अगर किसी लाभ के पद पे है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पागल या दिवालिया है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और सदस्यता समाप्त होने के लिए क्या होनी चाहिए? तो 10वीं अनुसूची के तहत उसे अयोग्य ठहरा दिया जा रहा है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 103 सदस्यों की निहरताओं से संबंधित। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका आर्टिकल 103 में कहा गया संसदों के सदस्यों से संबंधित निर्योग्यता से संबंधित यदि कोई प्रश्न होगा तो उसका विनिश्चय कैसे होगा? तो उसका विनिश्चय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 104 में प्रावधान किया गया कि 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले, ठीक है, अर्थात कोई सदस्य बिना शपथ के संसद के सदस्य बैठने और मत देने की शक्ति रखेगा तो कब रखेगा? 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसे जुर्माना देना पड़ेगा अगर वह बिना शपथ के संसद में बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा संसद
और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की बात अगर होगी तो आर्टिकल 105 में प्रावधान किया गया है संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार की बात की गई है। ठीक है, तो सांसदों के विशेषाधिकार की बात किस में की गई है? तो आर्टिकल 105 में की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 106। आर्टिकल 106 में प्रावधान किया गया है कि जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते की विधायी प्रक्रिया की बात की गई है। ठीक है, संसद विधि बनाकर, ठीक है, प्रावधान करेगी और किसके तहत की गई है? तो अनुसूचित 2 के तहत इनके वेतन और भत्ते की प्रावधान करेगी। कौन करेगा? संसद विधि बनाकर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 में कहा गया है कि विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में, ठीक है, कौन कौन उपबंध है उसकी बात की गई है। तो आर्टिकल 107 के तहत कहा गया है कि धन विधेयक जो बात होगी केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा और अन्य विधेयक जो है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक की अगर बात करें तो वित्त विधेयक भी केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। तो इसका प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 107 में है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 108। 108 तो लगभग सभी जान रहे होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की गई है। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक की जो बात की गई है, ठीक है, ये कब होगी? तो किसी गतिरोध की अवस्था में संयुक्त बैठक होगी। और इसमें अगर संयुक्त बैठक हो रही है तो उसमें कौन से स्थिति में विधेयक पारित होगा? तो विधेयक जो होगा वो साधारण बहुमत की स्थिति में पारित होगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 109। 109 में कहा गया धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की, अर्थात धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि राज्यसभा के पास धन विधेयक के संदर्भ में 14 दिन की केवल सिफारिशी शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को 2 बार निर्णय करेगा कि यह धन विधेयक है। ठीक है, और कब कब करेगा? जब राज्यसभा के पास भेजा जाएगा तब करेगा, और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करेगा तब लोकसभा अध्यक्ष उसको प्रस्तुत करेगा कि यह धन विधेयक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो इसको आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा? आर्टिकल 110। 110 में क्या बात की गई है? धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है कि धन विधेयक कौन होगा? तो कोई कर से संबंधित अगर प्रावधान है या संचित निधि से संबंधित कोई प्रावधान है तो वह धन विधेयक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर अनुमति या वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया की बात की गई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 111 में। और कौन क्या अनुमति दे या इनकार कर दे या पुनर्विचार के लिए भेज दे। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार हैं? 3 अधिकार हैं। किसी विधेयक पर अनुमति दे दे या अनुमति देने से इनकार कर दे या पुनर्विचार कर दे। ठीक है, तो पुनर्विचार के बाद अगर दोबारा विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट इसमें आर्टिकल 111 के तहत इस चीज़ को भी जानेंगे कि यदि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक में, ठीक है, अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, अर्थात बजट की बात की गई है। इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बजट शब्द के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। जब आपको धन विधेयक की बात करेगा कि धन विधेयक का प्रावधान कहाँ किया गया, तो आर्टिकल 110 में किया गया। किंतु अगर आपको पूछा वित्त विधेयक की बात कहाँ की गई है तो आर्टिकल 112 में की गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है संसद। आर्टिकल 113 में संसद के प्रागलोनों के संबंध में प्रक्रिया की बात की गई है। आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक की बात की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा आर्टिकल 115। आर्टिकल 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त व अधिक अनुदान विधेयक की बात की गई है। आर्टिकल 116 अगर देखें तो लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की बात की गई है। आर्टिकल 117 तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है आर्टिकल 117 में। आर्टिकल 117 के तहत सभी धन या वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद के पटल पर रखे जाएंगे, इसका प्रावधान है। ठीक है, और कहाँ रखे जाएंगे? तो केवल लोकसभा के रखे जाएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 में प्रक्रिया के नियम की बात की गई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के नियम, ठीक है, उपसभापति और लोकसभा के नियम लोकसभा अध्यक्ष,
ठीक है। और अगर संयुक्त बैठक की बात हो तो संयुक्त बैठक से संबंधित नियम कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति बनाएगा। इसकी बात की गई है किसमें, आर्टिकल 118 में। आर्टिकल 118 के तहत ही संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। कि उसका प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 118 में है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 119। आर्टिकल 119 में कहा गया है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन की बात की गई है। आर्टिकल 120 अगर देखें तो आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की गई है। ठीक है। और कौन कौन सी भाषा, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई, ठीक है, कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। इसका प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 120 में है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 121 और संसद में चर्चा पर निर्बंधन की बात की गई है आर्टिकल 121 में। ठीक है, कि अर्थात संसद में चर्चा पर रोक लगेगा। तो कौन सी चर्चा संसद में नहीं हो सकती, तो किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा संसद में नहीं होगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 में कहा गया है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच ना किया जाना। आर्टिकल 122 के तहत कहा जाएगा संसद की जो विधायी प्रक्रिया है उसकी जांच ही कहाँ नहीं होगी, तो न्यायालय में नहीं होगी। नेक्स्ट आपका देखते हैं, अब आ जाएगा आपका अध्याय थर्ड। अध्याय थर्ड में कहा गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का उल्लेख किया गया है। और इसमें कौन से आर्टिकल आएंगे, तो आर्टिकल 123 आएगा। ठीक है, 123 के अंतर्गत किया गया है। दूसरी बात इसमें आप ये जानेंगे कि विधायी शक्ति का संबंध क्या है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से है। आर्टिकल 123 में उसका प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 123 में कहा गया है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की किसकी शक्ति, तो राष्ट्रपति के शक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट अध्याय हमारा है अध्याय 4, जिसमें किसकी बात की गई है, तो संघ की न्यायपालिका की बात की गई है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 124 से 147 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय के स्थापना व गठन की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसका गठन एक सीजीआई तथा 33 अन्य न्यायाधीशों के से मिलके होगा, अगर योग्यता की दिख है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा उसको सिर्फ एक नज़र देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। आर्टिकल 126 अगर देखें तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 127। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 के तहत उच्चतम न्यायालयों की जो बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 128 को अगर थोड़ा सा डिटेल कर दें तो आर्टिकल 128 में प्रावधान है यदि कार्यभार ज़्यादा होने पर सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्याय सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है या जज हैं उनकी नियुक्ति पुनः कर सकता है। ठीक है, लेकिन इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं माना जाएगा संख्या की दृष्टि से, इस चीज़ को आप याद रखिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय से क्या आशा है, अभिलेख न्यायालय से आशा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे या कार्रवाइयाँ होंगी उसको सुरक्षित रखा जाएगा तथा इनको न्यायिक विधि के रूप में स्वीकारा जाएगा। इसकी बात की गई है किसमें, तो आर्टिकल 129 में की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 में क्या प्रावधान किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय के स्थान की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ है, यानी कि दिल्ली है। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है, न्यू दिल्ली से बाहर भी इसका बैठक या कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आपका आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है। ठीक है, आरंभिक अधिकारिता अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दूसरी इस पर सुनवाई नहीं कर सकता।
तो ऐसी कार्यवाही को क्या कहते हैं, तो आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। जैसे क्या हो जाएगा, तो संघ और राज्य के मध्य अगर विवाद है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, और ये किस में आएगा, तो ये आरंभिक अधिकारिता में आएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 में कहा गया कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात की गई है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात की गई है आर्टिकल 132 में, और आर्टिकल 131 में बात की गई है आरंभिक अधिकारिता की बात। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 133। आर्टिकल 133 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात की गई है। अर्थात आर्टिकल 133 के तहत सिविल मामलों से संबंधित जो अपील की बात की गई है वो कहाँ पे होगी, वो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 में कहा गया है ये फौजदारी मामलों में मृत्युदंड के संबंध में आजीवन कारावास की बात हो, ठीक है, तो उसकी न्यायालय में यानी कि उच्चतम न्यायालय में अपीलीय अधिकारिता की बात की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 में क्या है, तो आर्टिकल 134 में उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए जो प्रमाण पत्र की बात की गई है उसका प्रावधान किसमें किए गए हैं, तो आर्टिकल 134 में किया गया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं आर्टिकल 135। आर्टिकल 135 में कहा गया विद्यमान विधि के अधीन फेडरल यानी कि संघीय न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्ता होना। अर्थात 1937 में गठित संघीय न्यायालय की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट में निहित की गई, इसका प्रावधान किसमें किया गया, तो आर्टिकल 135 में किया गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 में कहा गया है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की बात की गई है कि किसी भी मामले में आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार कर सकता है। ऐसा प्रावधान किया गया है किसमें, तो आर्टिकल 136 में किया गया। नेक्स्ट प्रावधान अगर देखा जाए, नेक्स्ट आपका आर्टिकल हो जाएगा तो आर्टिकल 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 137 के तहत क्या कर सकता है, तो पुनर्विलोकन कर सकता है कौन, और वो भी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो अपने स्वयं के दिए गए निर्णय को पलट सकता है। इसका प्रावधान किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 137 में किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, और कौन करेगा वृद्धि, तो संसद विधि बनाकर कर सकता है। आर्टिकल 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। आर्टिकल 139 के तहत कहा गया है कि जो आर्टिकल 32(2) में विभिन्न प्रकार की रिट जारी करने की माननीय न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है, इसका विस्तार संसद द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 139(a), कुछ मामलों के अंतःकरण की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, माननीय जो उच्चतम न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट से या अपने आसपास, ठीक है, कोई भी केस मंगवा सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 में क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों की बात की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा आर्टिकल 141। 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि की बात की गई है। आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई घोषित कोई विधि या निर्णय, ठीक है, सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होंगे यानी कि बाध्यकारी होंगे। नेक्स्ट आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 142। 142 में उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों एवं आदेशों का प्रवर्तन व प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश की बात की गई है। आर्टिकल 143 अगर देखें तो उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, वो भी किस संदर्भ में, तो न्यायिक क्षेत्र के संबंध में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 144, तो विधि सिविल और न्यायिक प्रक्रियाओं पर उच्चतम न्यायालय, ठीक है, प्रक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। तो आर्टिकल 144 में क्या बात की गई है, तो सिविल और न्यायिक जो पदाधिकारी हैं वो उच्चतम न्यायालय के हित में कार्य करेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 145। 145 में कहा गया है न्यायालय के नियम, और न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो सुप्रीम न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की शक्ति तो संसद विधि के अधीन और राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 146। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और जो सेवक तथा व्यय की बात की गई है किसमें, आर्टिकल 146 में की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर्टिकल 147, जिससे निर्वचन, ठीक है, निर्वचन का प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया है कि संविधान के निर्वचन, ठीक है, अर्थात आर्टिकल 1935, 1947, ठीक है, जो व्याख्या की बात की गई है या संविधान की व्याख्या से संबंधित प्राधिकार किसके अंतर्गत आते हैं, या संविधान की व्याख्या के संबंधित जो अधिकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। ऐसा प्रावधान किया गया, किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 147 में किया है।